हेलो क्लास, आज हम आप लोग के सामने संकल्प ट्यूटोरियल के अंतर्गत हिंदी साहित्य आज आपको हम पढ़ाएंगे। पहले हम हिंदी साहित्य एक सेकंड पहले लिख देते हैं, ठीक। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर हम विभिन्न प्रतियोगी प्रतियोगी एग्जाम में जो आपका सिलेबस है हिंदी साहित्य का, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब में कॉमन है व्याकरण, ठीक। हिंदी साहित्य में आप देख सकते हैं विधा। सबसे बड़ी बात, अगर आप विधा देखेंगे, जैसे अब ये हिंदी साहित्य में आप जैसे आपने पढ़ा होगा कथा साहित्य, कथा साहित्य। अब जनरली हिंदी साहित्य की शुरुआत जो आपकी हो रही है कहानी विधा से, मैं मान रहा हूँ। जैसे मम्मी लोग कहानियां सुनाती थी। उपन्यास, देखिए उपन्यास, देखिए टर्म देखिए हिंदी साहित्य का उपन्यास। उप मतलब समीप। आप जैसे उपनिषद है, गुरु के समीप बैठना, वैसे उपन्यास है एक बृहद कैनवास है, कहानी का एक बड़ा रूप उपन्यास। जैसे आप गोदान उपन्यास देख सकते हैं। अब ये महासागर है। अगर आप हिंदी साहित्य की स्टूडेंट हैं, आपको गोदान उपन्यास पढ़ना ही चाहिए। अब देखिए, अब आपका अगर साहित्य में इंटरेस्ट लग रहा है, तो आपका प्रतियोगी परीक्षा में इधर आप आइए। जो भी आप साहित्य पढ़ेंगे उसमें जो भी त्रुटि होगी, इंग्लिश में त्रुटि होगी, ये आपका व्याकरणिक ही त्रुटि होगी। जैसे मात्रात्मक त्रुटि हो सकती है, संधि समास का, जैसे हम माता पिता लिख रहे हैं, माता पिता, ये आपका, ये क्या है, ये जोड़ रहा है, माता पिता को जोड़ रहा है। और अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 मिनट, अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो ये अलंकारिक रूप से साहित्य आपका गलत माना जाएगा। ये आपका देखने में गलत माना जाएगा। क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है? तो सबसे जरूरी, अगर हम कहीं से शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य की, तो व्याकरण पढ़ेंगे। और व्याकरण में हम पहले पढ़ेंगे, 1 मिनट, व्याकरण में हम पढ़ेंगे, मान लीजिए संधि। ठीक, पहले हम शुरुआत संधि से, जैसे हमने माता पिता कहा, तो ये माता पिता को जोड़ रहा, माता पिता को ये जो जोड़ने वाला word है, ये, ठीक? तो आप इसको चिन्ह कह सकते हैं। तो अब आपका जैसे तत्पुरुष समास, जैसे तत्पुरुष समास है, समास में अगर हम देखते हैं, तो आपका साहित्य में आपको साहित्य पढ़ना है, कहानी उपन्यास मात्रात्मक त्रुटि देखते हुए। तो तत्पुरुष समास का आपको कंपटीशन में जो प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है, वहां पे आपको मात्रात्मक त्रुटि, वो आपको एक शब्द देंगे, उसमें पूछेंगे कौन सा समास है। जैसे मैं आपको तत्पुरुष समास दे दूं, द्वित्व समास, ठीक, ये तो आप इसमें आप ट्रिक बनाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ये है ना। जैसे आपका इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वैसे हिंदी में भी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, विस्मयादि बोधक, ये सब का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो जैसे आपका संधि है, संधि समास, अभी हम आपको अलंकार, रस, छंद, ये आपका जनरल हर एग्जाम में ही आता है। तो संधि का हम ट्रिक से, जैसे आप देखें और बता दें, ठीक। अब देखिए, जैसे आपका पवन है, ठीक, संधि, तो आप इसको जब तोड़ते हैं पवन, तो पो धन अन्न लिखते हैं, ओ का अ हो जा रहा है, ये किस नियम से हो रहा है? तो आप संधि को पढ़ेंगे, समझ में आया? आप जैसे विद्यालय, तो आप पहले संधि की परिभाषा में जो देखेंगे, दोनों का एक अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए। तो आप ऑप्शन भी तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब आपका वृद्ध संधि, अयाज संधि, गुण संधि, ये सब आपका ट्रिक के माध्यम से आप इसको पढ़ेंगे, तो आपके लिए आसानी होगा। ऐसे द्विगी समास, द्विग समास में आपने देखा संख्या, जैसे आपका चौराहा, चार राहों का समूह, यानी ये संख्या आ गया, तुरंत आप समझ गए। अब आप जैसे लंबोदर, लंबा धन उदर, लंबा उदर गणेश भगवान, यानी वो उसका अलग अर्थ निकल गया, निकल गया। तो यहाँ पे वो अब ये क्या एक तरीके से गुणात्मक समास हो गया कि आप एक लंबोदर नाम दिए, लेकिन उसका अर्थ दूसरा निकल गया।
तो आप इसको जैसे आप कर्मधारय बहुव्रीहि में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक? तो यहाँ पे लंबा है उदर जिसका एक अलग अर्थ निकल गया, तो आप इसको बहुव्रीहि समास कह सकते हैं। ठीक? अब आप ये व्याकरण की एक संरचना हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट पेज पे अब आपको हम हिंदी साहित्य में जैसे किसी भी एग्जाम में रचना, बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे लेखक हैं, तो रचना का अब आपको हिंदी साहित्य अगर पढ़ना है तो हमारा जैसे आपका अदर जैसे इंग्लिश में आपका विलियम शेक्सपियर को आप पढ़ते हो, ऐसे हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना ही पड़ेगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपको कैसे कैसे रचनाएं हुई काल में आपको ये समझना है, तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके ही शहर बनारस के रहने वाले, यही बीएचयू में ही क्लास लेते थे वो, उन्होंने लिखा है। थोड़ा सा इसकी भाषा कठिन है, बट अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि हिंदी साहित्य कैसे आपका शुरू हो रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। तो चलिए आज हम आपको एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का। जैसे देखिए, उन्होंने बहुत सारे प्रकरण में इसको डिवाइड किया, प्रकरण। ठीक? अब आपका जैसे प्रकरण में आप देखेंगे, जैसे उन्होंने कहा आदिकाल, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक, ये मेजर, ये आपकी, अब देखो आप आदिकाल, आदिकाल, आदिकाल में जैसे हम लोग पढ़ते थे आदिकाल में, जैसे आल्हा रुदल की कहानियां, ये पुरानी बहुत पुरानी रचनाएं। जैसे अमीर खुसरो, देखो अमीर खुसरो, आपको अमीर खुसरो में तो मुझे ये देखो ट्रांजिशन में, मतलब इसमें संक्रमण काल में आप जोड़ दिए, बहुत पुराना में अगर हम जाए, जैसे आपका नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ठीक? नाथ संप्रदाय, अब जैन बौद्ध में जो तीर्थंकर हुए उनका उन्होंने आदिकाल में जिक्र किया। भक्ति काल में उन्होंने तुलसीदास जी की बहुत तारीफ किया। तो भक्ति काल में आप क्रम से पढ़ेंगे, भक्ति काल जैसे कबीर हैं, कबीर की रचनाएं, आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रतियोगी परीक्षा में कि साखी शबद रमैनी, अब ये किसकी रचना है, तो आप जब यहाँ से पढ़े रहेंगे कि भक्ति काल में जो हमारे लेखक हैं उनका जन्म काल कैसे है, जैसे आपका 1398 ये है, तो उन्होंने 1400 से 1700 ऐसे आप डिवीजन किया है। ठीक, 1700 से 1900 ये किया। इसमें अब जैसे 1398 हमने कबीर लिखा, तो कबीर इसी के बीच में आ गए, उनकी रचनाओं का आपने क्रम बना लिया। ऐसे आपका भक्ति काल में तुलसीदास जी, तो आप ऐसे रचनाओं का क्रम करते जाएंगे। जैसे रीत काल में, तो आप वहां से ये भी समझ जाएंगे, जैसे उन्होंने केशवदास को कठिन काव्य का प्रीत कहा, यानी केशवदास थोड़ा कठिन लेखक थे। अब कठिन लेखक का मतलब कहते हैं कि उनका नौकर भी संस्कृत बोलता था। तो कठिन काव्य का प्रेत किसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, अगर आपके एग्जाम में आएगा, अगर आप ये पहले पढ़ेंगे कि रीति काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में क्या कहा है, तो आप ये स्टेटमेंट देखते ही केशवदास लगा लेंगे। बिहारी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उनकी आलोचना किया, तो जिनकी उन्होंने आलोचना किया उसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, जिसका महिमा मंडन किया तुलसीदास जी का उसका भी क्वेश्चन आ रहा है। अब आप आइए आधुनिक काल में, आधुनिक काल की शुरुआत हम 19 प्लस 1900 के बाद मानेंगे। तो इसमें आप देखेंगे भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। अब छायावादी युग में आप प्रसाद, छायावादी युग में आप प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, ये देखिए चार कवि। उन चार कवि की रचनाएं आपका हर एग्जाम में कॉमन आ रहा है। जैसे जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त पूछता है, ध्रुव स्वामिनी, थोड़ा इन्होंने ऐतिहासिक नाटक नाटक लिखा, उन्होंने क्रम पूछ दिया, जैसे 1933, 1928 ऐसे क्रम 1931। तो निराला, निराला के बारे में क्या राय है उनकी, महादेवी वर्मा के बारे में। और पंत, पंत थोड़ा सा आपका
प्रकृति से जुड़े थे, प्रकृति के सुकुमार कवि। तो अब आप हिंदी साहित्य के इतिहास में क्रम से जब आप पढ़ रहे हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, फिर ऐसे आप बढ़ते जाएँगे। उसी दौरान जितनी कहानी, रचनाएँ लिखी गई, आप जब क्रम से पढ़ेंगे तो आपको या भूलेगा नहीं। ठीक? जैसे दीपशिखा आएगा तो आप महादेवी वर्मा कर लेंगे। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना, ये बहुत प्रतिष्ठित रचनाएँ हैं। अब देखिए, उस समय ये आपका ये हो गया। अब देखिए, जब मैं भारतीय युग कह रहा हूँ, भारतीय युग, भारतीय युग, आपको पता है कि भारतीय युग, अभी आप दसवां में एक घाट पे गए होंगे, एक घाट पे जहाँ पे आरती होती है, वहां पे अब देखिए, भारतीय हरिश्चंद्र के नाटक बहुत, जैसे अंधेरी नगरी आपने पढ़ा होगा, कभी ये रचना पूछ दे। भारतीय युग आपको पता होगा 1800 से 1800 1850, ठीक, ये क्रम 1850 टू 1885 इनका है, मतलब 1 मिनट इरेज करें सभी, ये आपका 1850, 1850, 1850 से 1885। अब भारतीय मंडल, भारतीय युग में आपका भारतीय मंडल, अब भारतीय युग में कवि आ जाएंगे, बाल्किश भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, उन लोगों ने हिंदी साहित्य के लिए कितना योगदान दिया, ये आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल में मिल जाएगा। सोचो, आप एक ही दिन में उन्होंने नाटक लिख दिया, दसवां में घाट पे उन्होंने नाटक को प्ले किया। सोचो, आप ही के शहर में भारतीय हरिश्चंद्र का क्या योगदान, उनके नाटक को उन्होंने बहुत सारे नाटक का, विद्या सुंदर नाटक जैसे बंगाली है उसका अनुवादन किया। तो वो आपकी एग्जाम में आता है, प्रतियोगी परीक्षा में, कि ये नाटक किसका है, अनुदित नाटक है, तो आप लगा देंगे, आप पढ़े होंगे भारतीय हरिश्चंद्र, तो आप अनुदित नाटक में लगा देंगे। ठीक, उसको तो एमसीक्यू ही करना है। अब उसके बाद ऐसे आपका प्रयोगवाद आता है, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद में आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद है, बहुत सारे राइटर हैं, धर्मवीर भारती आजकल आप रील देखते होंगे, गुनाहों का देवता बहुत फेमस। तो ये सारे लोग किसी न किसी तार सप्तक से जुड़े हुए हैं। तो हिंदी साहित्य का जितना भी ब्रॉड कैनवास हो सकता है, वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे एक एक करके। तो आप साहित्य जो रचना है, रचना पढ़ेंगे, अगर उसकी समीक्षा तो आप पढ़ सकते हैं, और दूसरी बात, उसकी डेट, उसका दिनांक, कब वो प्रकाशित हुई, उसकी भूमिका किसने लिखा, तो आपको याद रहेगा सन। ठीक, ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए थोड़ा सा उसमें है क्या, जैसे आपको मैं निर्मला उपन्यास 1927, प्रेमचंद पूछेगा किसकी रचना है? ये आपका प्रतियोगी परीक्षा में है। अब रचनाओं का रेंज तो बहुत ज्यादा है। मुंशी प्रेमचंद की ये 1927 में रचना, अब उस समय समस्या क्या रहा होगा? बेमेल विवाह, बेमेल विवाह। निर्मला, निर्मला का विवाह तीन, ऑलरेडी जो बच्चे हैं तोताराम से हो रहा है, सोचिए कितना बेमेल विवाह है, और आज भी ये रचना प्रासंगिक है। तो पूछ सकता है एग्जाम में आपकी निर्मला उपन्यास में, जब आपका एग्जाम टफ होता है तो उसमें पूछता है किससे संबंधित है। तो अगर आपको टाइम है तो आप उपन्यास पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इसकी समीक्षा देख सकते हैं, तो आपको याद रहेगा। ऐसे आपको मुंशी प्रेमचंद का गोदान है, अब ये महासागर है उपन्यास का, 1936। प्रगतिशील लेखक संघ बन रहा है, अब आप पूछोगे कभी आ जाएगा प्रगतिशील लेखक संघ, तो आप कहोगे कि ये तो हिंदी साहित्य का है ही नहीं। आप सोचिए, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे, 1936, डेथ होने के कुछ समय की बात है ये, पहले की। तो अब आपका हिंदी साहित्य थोड़ा सा ये दिनांक आपको ध्यान रखना है, और रचना, रचना के अंदर क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से, जैसे आपको नेक्स्ट, अगर हम व्याकरणिक दृष्टि में आए, जैसे आपका अलंकार है, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ा रहा है ये अलंकार, जैसे आपका शरीर पे आप बहुत सारा गहना
लाद लेते हैं अंगूठी चैन, वो आपका बढ़ जाता है वैल्यू। वैसे हिंदी साहित्य में अगर आप देखेंगे शब्द की शोभा कैसे बढ़ रही, काव्य की शोभा अलंकार से, तो आप देखते हैं शब्दालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, जो आप शब्द देख के डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार के अंतर्गत अब आप पहले शब्द अलंकार पढ़ लेते हैं, फिर अर्थालंकार पे आते हैं, बता रहे हैं आपको। जैसे आपको अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, ये क्या है? ये अर्थालंकार, संदेह अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे आपको वहां समास में, हिंदी साहित्य में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, जैसे कर्मधारय बहुब्रीहि में कंफ्यूजन होता है, जनरली हर समास आप पकड़ लेते हैं, वैसे आपको अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह अलंकार का एग्जाम्पल परफेक्ट याद होना चाहिए। तो अगर मैं अनुप्रास अलंकार कहूँ, जहां एक ही वर्ग का बार बार एग्जाम, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब देखिए आप, अब एग्जाम में आपको पूरा पढ़ना क्यों नहीं, का वर्ग बार बार आ रहा है, यानी ये अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी है, सो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। या तनक तनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, माँ दत्ता अधिकाय। या खाए बौराय जग, या पाए बौराय, या खाए बौराय जग, या खाए बौराय जग, वा खाए बौराय, बौराय। अब देखो आप, कनक कनक शब्द, आपको शब्दालंकार पढ़ रहे हो तो कनक कनक आ गया 2 बार, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। कनक कनक ते 100 गुनी, एक सोना है, एक धतूरा है, दोनों का अलग अलग अर्थ। ऊंचे घोर मंदिर की, एक आदमी सोना पा जाता है तो पागल हो जाता है, और एक धतूरा खा जाता है तो पागल हो जाता है। तो यमक अलंकार में एक ही शब्द के 2 अर्थ आ गए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी है, सो 3 बेर खाती है, तो 3 बेर खाती। उसमें क्या है, पहले जब रानी महल में रहती थी, वो 3 बेर, 3 टाइम्स, 3 बार भोजन खाती थी, और वही जब राजपाट चला गया तो बस 3 बेर में उसका जीवन यापन हो रहा है। ये आपका यमक अलंकार। तो साहित्य का आपको मजा लेना है, ठीक। साहित्य जीवन जीने की एक कला है, तो आप इसको बहुत एंजॉय के साथ पढ़ सकते हैं, और एग्जाम भी प्रतियोगी क्लियर कर सकते हैं। अब श्लेष अलंकार देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी सब सून। पानी गए न उबरे माटी, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर, मोती मानस चूर। थोड़ा फास्ट हम लिख रहे हैं, देखो आप, अब इसका आप अर्थ समझिए थोड़ा सा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। अब देखिए यहाँ पानी एक ही बार आया है, मोती मानस चूर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी, यहाँ श्लेष अलंकार की परिभाषा में, जैसे अनुप्रास यमक का हमने दिया, श्लेष अंग की परिभाषा आप एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे। पानी आपका एक इज्जत, यहाँ पे कहते हैं पानी चला गया, मतलब पानी सरफिरा, इज्जत। अगर आदमी की, रहीमन पानी राखिए बिन पानी से, अगर आदमी की इज्जत नहीं तो कोई मतलब नहीं। मोती मानस चून, मोती में भी पानी की वैल्यू है, और चूना बिना पानी के आप पान भी नहीं खा पाएंगे। तो एक ही शब्द का 3 अर्थ हो गया, ठीक।
जैसे आपका एक फेमस एग्जांपल श्लेष अलंकार का, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। उसमें भी सोने का 3 अर्थ बता रहा है। एक स्त्री के लिए व्यभिचारी, एक चोर के लिए सोने का क्या, एक व्यभिचारी स्त्री के लिए सोने का क्या। तो ऐसे आप एक शब्द का अगर 3 अर्थ हो रहा है तो श्लेष अलंकार हो गया। अब आप जैसे अतिशयोक्ति अलंकार, जहां बहुत अतिशयोक्ति बोल रहे हैं भाई साहब, इसका मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहे हैं। अनुयोक्ति, जैसे अनुयोक्ति, जैसे आप एग्जाम्पल इसका देखेंगे, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, कलियन करी, कलियन करी पुकार, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चून लिए काली हमारी बात, फूले फूले चून लिए, फूले फूले चून लिए काली हमारी बात, काली हमारी बात। इसका क्या मतलब? माली आवत देखकर, एक माली है, अब इसका आप अर्थ खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। माली एक फूल को देख रहा है, वो एक आदमी अपना जीवन भी प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है कि एक फूल को माली तोड़ तोड़ रहा है। तो फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। अब देखिए, एक फूल को उसने तोड़ लिया, तो दूसरा फूल सोच सकता है कि कल हमारा नंबर आने वाला है। ऐसे आदमी भी सोच सकता है कि हमारी भी मृत्यु कल हो सकती है। ये फूल के माध्यम से आपकी मृत्यु का संकेत मिल रहा है। तो ये अन्योक्ति अलंकार है। बात कहाँ का कहाँ चला गया। अब आपका एक, ये आपका संदेह अलंकार, जैसे आपको संदेह अलंकार दे रहे हैं। आपने देखा होगा जब रामलीला वगैरह होती है, तो वहां पे संदेह हो जाता है। दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये सारी बीच नारी है, यहाँ पे संदेह है। वो कंफ्यूज हो गया, वो संदेह अलंकार हो गया। ये कृष्ण लीला में दिखाया जाता है, रामलीला में तो हम नहीं कह सकते। ठीक, ये आपका कृष्ण लीला में एक तरीके से हो गया संदेह अलंकार। जैसे अब देखिए, आपका यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है, भ्रांतिमान अलंकार। ये देखिए भ्रांतिमान। अब आपको कंपटीशन लेवल पे हर कोई ऑप्शन दे के बता देगा संदेह अलंकार है, लेकिन जब भ्रांतिमान अलंकार का एग्जाम्पल आएगा, नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीच ताड़िम सहसा भ्रांति से। अब इसमें नाक का मोती अधर की क्रांति से, देखिए अब आप घटना देखिए, अर्थ ओपन करिए, खोलिए। भ्रांतिमान अलंकार में नाक का मोती अधर की क्रांति से, सारी बीच नारी में क्या कंफ्यूजन। नाक का मोती अधर की क्रांति से, अधर मीन्स होता है होंठ, होंठ, होंठ। अब देखिए, अब कह रहा है नाक का मोती, यहाँ पे दृष्टांत, अब आपको बैकग्राउंड भी तो पढ़ना है। नाक का मोती अधर की क्रांति से मतलब उर्मिला जी जो होठ पे लाली लगाई है उसका जिक्र है। देखिए आप, होठ पे लाली, अधर की क्रांति से, बीच दाड़िम सहसा की भ्रांति से, सहसा हुआ देख सुख कौन है। अब ये सुख जो है तोता, यहाँ पे तोता है। ठीक, देखिए भ्रांतिमान अलंकार, उर्मिला का होठ, भ्रांतिमान अलंकार का आपको कंफ्यूजन संदेह भ्रांति का एग्जाम्पल से आप समझिए। होठ की लाली साहित्य, देखिए होठ की लाली, और तोते का भी जो लाल है उसका चोंच, ये जो इनकी लाली को तोता सोच रहा है, ये सुख कौन है। दूसरा उसको लग रहा है कहीं दूसरा तोता तो नहीं है। यानी यहाँ पे अब आपको भ्रांतिमान अलंकार में क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, तोता जो है खुद से कंफ्यूज हो रहा है। और वहां पे दुशासन भी द्रौपदी वाले में कंफ्यूज हो रहा है, सारी बीच नारी, ये जो मैं हाथ में पकड़ा हूँ, ये
ये क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? अब आप एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक? तो अ, व्याकरण में हम संधि, समास, रस, छंद, अलंकार ये सब आपको किसी तरीके से के माध्यम से पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल आपको रिलेट करेंगे। और रचना हिंदी साहित्य में सबसे मेजर पोर्शन आपकी विधा, विधा में आप कहानी, उपन्यास, आप जितना पढ़ सकें उपन्यास तो आपको डेली याद करना रहेगा। कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, आप डायरी डेली लिखते हैं वो आपको, तो जितने फेमस हैं डायरी में, जैसे आपको मैं कुछ रचनाएं बताऊं, जैसे नाटक हमने बताया अंधेर नगरी, आपने पढ़ा ही होगा। उपन्यास हमने गोदान बता दिया। कहानी आप ईदगाह मान लीजिए, छोटी कहानी है। अगर आप उसने कहा था, चंदर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, छोटी कहानी लगभग 36-7 पेज का, तो ये आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। उनका रचना, रचना काल, ये आपके एग्जाम में आता है। उपन्यास थोड़ा सा बृहद रूप में है। नाटक, नाटक में आप लेखक के तरीके से देखेंगे, ऐतिहासिक नाटक आपको पढ़ना है तो आप जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे। आलोचना का तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना देखिए। डायरी विधा, देखिए डायरी जो विधा है, जो हम लोग हिंदी साहित्य की डायरी और हम जो पर्सनल लेवल पे लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इस डायरी को जब आप पब्लिश करते हैं हिंदी साहित्य में, तो यहाँ पे द्वंद आ जाता है। द्वंद, हिंदी साहित्य में द्वंद समास आपने देखा, द्वंद यहाँ पे जो द्वंद है कि मान लीजिए आपका जो पर्सनल व्यू है, पर्सनल व्यू आप लिखते हैं कि आज मैंने ये खाया, बर्गर खाया, ये आपने खुद की खुशी उसमें शामिल है। अब आप अगर डायरी विधा लिख रहे हैं, अब आप बर्गर को डायरी विधा में अगर आप देखेंगे रचनाओं में, तो आपको ज्यादातर राइटर ये नहीं कि बर्गर खाया तो हमको आनंद प्राप्त हुआ, वो आपको नहीं मिलेगा। वो सामाजिक तौर पे डायरी विधा में समाज पे डायरी का उनके लेखन से क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे उसी में आपका जीवनी है, आत्मकथा है। अब जीवनी आत्मकथा में भी आपको कंफ्यूजन हो जाता है। आत्मकथा जो आप खुद लिखते हैं, जीवनी आप का कोई और लिखता है। जैसे आपको मैं फेमस जीवनी बताऊं, प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी ने लिखी, शिवरानी देवी। अब उनकी जीवनी उनकी पत्नी ने लिखा, जो उनके साथ घटित हुआ था वो उनके साथ थी, तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से आप साहित्य में व्याकरण और ये सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और जैसे आपका अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखें, तो हमने सारे सिलेबस को कवर कर लिया। पहले हमने आपको, अगर मैं निष्कर्ष रूप से कहूँ, तो व्याकरण का हमने ट्रिक के माध्यम से आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य में आप हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, अब देखिए, अगर आप अब अभी आप पढ़ते होंगे दलित साहित्य, दलित साहित्य, दलित साहित्य है, तो इसी का दलित विमर्श बन गया हिंदी साहित्य में। दलित साहित्य में दलित विमर्श। अब आपको मैं बृहद रूप से ये बता रहा हूँ कि रचना, रचना किस समय ये आपका किससे संबंधित है। जैसे आपका इस समय अगर देखा जाए, किन्नर विमर्श, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं LGBTQ, ये आपका किन्नर विमर्श। जैसे आप देखते होंगे नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, ये रचना किसका है? चित्रा मुद्गल, ये आधुनिक राइटर है। ठीक, मुद्गल, चित्रा। तो ये किन्नर विमर्श, यानी आप इस समय का जो साहित्य आप हिंदी साहित्य के इतिहास में सब पा जाएंगे। दलित साहित्य, अब आपका वृद्ध विमर्श भी चल रहा है। आगे आने वाले में जो शोध होता है वृद्ध विमर्श, ये भी आपको साहित्य में मिल जाता है।
वृद्ध विमर्श जो है, आपको हमने बता दिया, दलित किन्नर हो गया, आदिवासी विमर्श है। आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं आदिवासी विमर्श में। ठीक। ये आपका पूरा हिंदी साहित्य का पूरा कैनवास हमने रख दिया। तो आप व्याकरण रचना क्रम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी बताइए कमेंट में। धन्यवाद। ठीक है सर।